हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। आज का चैप्टर है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें आगे ले चलने में। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है। सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग किया जाता है। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। कौन सा 3 नाम? पहला सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। किसके मार्गदर्शन में? सर जॉन मार्शल के मार्गदर्शन में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की 1921 ईस्वी में खोज की थी। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले, जो कि वर्तमान में साहिवाल कहा जाता है, वहाँ पर स्थित है। तो हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान। जैसे अपने भारत में एक पंजाब है, वैसे पाकिस्तान में भी पंजाब नाम का राज्य है। तो वर्तमान में साहिवाल कहा जाता है, तो वहीं पर यह हड़प्पा है। जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में है। जबकि जो मोहनजोदड़ो है ये सिंध के पास जो लरकाना जिला है वहाँ है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। कौन से महोदय? पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। मतलब ये एक विस्तृत साम्राज्य, फैला हुआ साम्राज्य है और उस साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। पिग्गट महोदय जी ने कहा है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहाँ पर है? किस साइड पर है? दाहिने या बाएं? तो बाएं साइड पर हड़प्पा है और रावी नदी के किनारे पर है। जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। जो हड़प्पा है ये रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। तो हड़प्पा बाएं तट पर है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। तो इस सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने। रेडियो कार्बन 14, जिसको C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व जो सर्वाधिक मान्य तिथि है। लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। किसके समय में थी? ये जो मिस्र की मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो विभिन्न विद्वानों ने सैंधव सभ्यता की तिथि का निर्धारण इस तरीके से किया। जॉन मार्शल ने कहा है कि 3250 से लेकर के 2750 तक है। अर्नेस्ट मैके ने कहा है 2800 से 2500 ईसा पूर्व है। माधव स्वरूप वत्स ने कहा है 3500 से 2500 ईसा पूर्व है। गढ़ ने कहा है 2350 से 1700 ईसा पूर्व है। और मार्टिमर व्हीलर ने कहा है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। फेयर सर्विस ने कहा है 2000 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक। तो जो जॉन मार्शल की है सिंधु घाटी सभ्यता ये ज़्यादा मान्य होती है। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत के भी पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। तो भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी महाराष्ट्र भी हैं। और पाकिस्तान में भी पाकिस्तान का पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल सुतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में है। तो जो पश्चिमी छोर है वो कहाँ पर है? बलूचिस्तान में है, सुतकांगेडोर। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिम छोर सुतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में है। और पूरा स्थल आलमगीरपुर में है।
ये उत्तर प्रदेश के पश्चिम दिशा में पड़ता है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी दिशा है आलमगीरपुर। उत्तर पूरा स्थल मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी छोर जम्मू कश्मीर मांडा है। दक्षिण इसका छोर कौन सा है? महाराष्ट्र का दैमाबाद। इसका आकार त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसका आकार त्रिभुजाकार है, वर्तमान में ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हुआ है। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी। कैसी थी इनकी जनसंख्या? मिश्रित प्रजाति थी, कई सारी प्रजाति थी जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थी। कम से कम 4 प्रजातियां थी, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं। देखो, प्रोटो, ऑस्ट्रेलाइड या इसे काकेशियन कहा जाता है, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलायड। कौन सी 4 प्रजाति थी? प्रोटो, ऑस्ट्रेलाइड जिसको काकेशियन कहा जाता है, भूमध्य सागरीय है, और अल्पाइन मंगोलायड। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः भूमध्य सागरीय थे। मोहनजोदड़ो के निवासी कहाँ रहते थे? भूमध्य सागर के आसपास, भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। यहाँ पर दूसरा पॉइंट, तो किस प्रजाति के ज़्यादा थे? भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने विचार दिया है। विद्वान और सिंधु सभ्यता के निर्माता डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने कहे थे कि ये आर्य हैं। गार्डन चाइल्ड एवं आर्टिमर व्हीलर ने कहा कि ये सुमेरियन है। राखलदास बनर्जी ने कहा है कि ये द्रविड़ है। तो सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई है उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला तो केंद्रीय नगर, दूसरा तटीय नगर और पत्तन, और तीसरा है अन्य नगर एवं कस्बे। केंद्रीय केंद्र है उसका, फिर तट नगर और पत्तन, और तीसरा है नगर और कस्बे। तो ये 3 वर्गों में विभाजित हुए हैं। हड़प्पा के टीले एवं ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दिया है। तो हड़प्पा के जो टीले या ध्वंसावशेषों हैं, जो ध्वंस हो गए हैं, उनके अवशेष मिले हैं, इसकी सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में दिया है। वर्ष 1920 और 21 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब जो पाकिस्तान में है, उसके तत्कालीन मांटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ है 1920 से 21 में। किसने किया? दयाराम साहनी ने। 1920 और 21 से और 1933 से 34 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा वर्ष 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन करवाया था। तो सबसे बड़े पैमाने पर उत्खनन, उसकी खुदाई किसने करवाया था? 1933 से 34 में माधव स्वरूप ने कराया था, 46 में मार्टिमर व्हीलर ने कराया था, 20-21 में दयाराम साहनी ने। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीलों को नगर टीला कहा जाता है। हड़प्पा की खुदाई में 2 टीले मिले हैं। जो पूर्वी टीले हैं उसको नगर टीला कहा जाता है, और जो पश्चिमी में टीले हैं उनको दुर्ग टीला से संबोधित किया गया है। तो पूर्वी टीले को क्या कहा गया है? नगर टीला, और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा गया है। यहाँ से 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो 6 कक्षों की 2 पंक्तियाँ हैं, 2 पंक्ति हैं, और उसमें 6 क्लास बना हुआ है, एक इसमें भी 6 और इसमें भी 6, तो कुल 6 मिलाकर कितना हो गया? 12। तो 12 कक्षों वाले अन्नागार के अवशेष मिले हैं। इस कक्षाओं में अनाज रखा जाता था। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता में या हड़प्पा की जो खुदाई हुई है उस क्षेत्र के दक्षिण दिशा में कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दिया है। तो नगर की रक्षा करने के लिए पश्चिम की ओर जो स्थित है उनको दुर्ग टीला कहा जाता है। तो दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दिया है। किसकी संज्ञा? माउंट एबी की संज्ञा दिया है। और पूर्वी वाले को नगर टीला कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, और शंख का बना बैल, और स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है।
पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दोनों के अवशेष प्रमुख मिले हैं। तो यहाँ से कौन कौन से अवशेष मिला है? बर्तन पर मछुआरे का चित्र बना हुआ है, जो मछली पकड़ रहा है, उसका चित्र बर्तन पर बना है। शंख का बना हुआ है बैल, जो शंख होती है उसका बैल बना हुआ है। और स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ एक मूर्ति मिली है, जिसे उर्वरता की देवी माना गया है। पीतल का बना हुआ इक्का, जिसमें घोड़े की बांध कर इक्का चलाया जाता है, वो पीतल का बना हुआ मिला है। और ईंट के चबूतरा बना हुआ है, जिस पे बैठा जाता है। और गेहूं तथा जौ के साक्ष्य मिले हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। कौन सी भाषा में? सिंधी भाषा में। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखलदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में किया था। तो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है ये, सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम किसने किया? राखलदास बनर्जी ने। और हड़प्पा की राय बहादुर दयाराम शाही ने। तो राखलदास बनर्जी ने इनकी 1922 ईस्वी में खोज किया था। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक कौन सा है? बृहद स्नानागार, नहाने के लिए बहुत बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है। और इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 33 मीटर है। तो इसकी लंबाई कितना है? किस दिशा से है? उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई है और चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर है। लंबाई 55 मीटर, चौड़ाई 33 मीटर। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर है और चौड़ाई 7.1 मीटर है। गहरा है 2.43 मीटर। तो जो स्नान कुंड मिला है उसकी लंबाई है 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.1 मीटर और गहराई 2.43 मीटर। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। मार्शल ने क्या कहा है कि ये विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण है। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिलती है। तो अभिलेख लिखी उस ऐसी मोहरें जिस पर लिखा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा ये कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। तो मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत है विशाल स्नानागार, जो 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। तो मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत है, वो भी कौन है? विशाल स्नानागार हम बोल दिए थे, स्नानागार नहीं। स्नानागार को हम लोग पढ़ चुके हैं। अन्नागार, जिसमें अनाज रखे थे, उसकी कितना थी लंबाई और चौड़ाई? तो 45.72 मीटर का लंबा था और 22.86 मीटर का चौड़ा था। वृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 7.1 इंटू 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष भी मिले हैं। तो जो वृहद स्नानागार है, जहाँ अन्नागार नहीं, स्नानागार नहाने वाला, तो उसके उत्तर पूर्व में एक विशाल भवन भी मिलता है। संभवतः यह पुरोहितावास था, इसमें पुरोहित बैठते थे। यहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा हो, ऐसा माना गया है। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। क्या थी? उसकी प्रमुख विशेषता सड़क थी। मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी। जो मुख्य सड़क थी 9.15 मीटर की, 9.15 मीटर क्या थी? चौड़ी थी, जिसे राजपथ कहा जाता था। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। एक सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर ऐसे काटती थी। काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। तो नगर क्या होते थे? चतुर्भुजाकार या वर्गों में ऐसे विभाजित हो जाते थे। ये सब नगर सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। सड़कों को एक दूसरे पर समकोण पर जो काटा गया है, इसका नाम दिया गया है ऑक्सफोर्ड सर्कस। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीलों को स्तूप टीला भी कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में जो दुर्ग टीले हैं और पूर्वी भाग को नगर टीला कहा जाता है, तो पश्चिमी भाग को जो दुर्ग टीले, इसी को स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण कराया था।
इसलिए कि कुषाण शासकों ने यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण कराया था, इसलिए स्तूप टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्य नारी की मूर्ति मिली है। नाचती हुई नारी की मूर्ति ये मोहनजोदड़ो से मिली है। पुजारी योगी की मूर्ति मिली है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिली है। उस मुद्रा पर अंकित है पशुपतिनाथ शिव जी की मूर्ति मिली है। कुंभकारों के 6 भट्ठे मिले हैं, जो कुंभकार हैं उनके 6 भट्ठे मिले हैं। सूती कपड़ा मिला है, हाथी का कपाल खंड मिला है, गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं, सीपी की बनी हुई पटरी मिली है। अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नर कंकाल मिला है। घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चन्होदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में एन.जी. मजूमदार जी ने किया था। तो ये मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर है, दक्षिण पूर्व में ये स्थित है। दक्षिण पूर्व में स्थित है। चन्होदड़ो उसका नाम दिया गया है जिसकी खोज किया गया है। 1931 ईस्वी में इसकी खोज एन.जी. मजूमदार जी ने किया है चन्होदड़ो की। 1935 से 36 में इसका उत्खनन मैके ने किया। इसकी खुदाई किसने करवाया है? 35 से 36 में मैके ने। यहाँ सिंधु संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर और झांगर संस्कृति कहा जाता है। प्राक हड़प्पा संस्कृति, इसे झूकर या झांगर कहा जाता है। इसके अवशेष मिले हैं यहाँ पर। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था मोहनजोदड़ो, जहाँ मणिकारी मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। यहाँ पर क्या होता था? औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी या मुहर बनाने या भार को मापने के लिए बटखरे बनाया जाता था। मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्ठी प्राप्त हुई थी। तो मैको को यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? चन्होदड़ो से मनका बनाने का कारखाना या भट्ठी प्राप्त हुआ था। यहाँ से प्राप्त अवशेष प्रमुख हैं। अलंकृत हाथी है, खिलौना एवं कुत्ते की बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह है। चन्होदड़ो से खिलौना मिला है और कुत्ता जो है बिल्ली का पीछा करते हुए दिखाया गया है, और हाथी भी मिला है। सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि ये चन्होदड़ो से मिला है। चन्होदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है। चन्होदड़ो से क्या मिला है? वक्राकार ईंटें। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। चन्होदड़ो से वक्राकार ईंटें मिला है, लिपस्टिक मिला है, कुत्ते जो है बिल्ली के पीछा कर रहे हैं, हाथी का अलंकृत मिला है, खिलौना, ये सारे मिले हैं। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी पर स्थित लोथल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर S.R. राव ने की थी। तो गुजरात राज्य में अहमदाबाद जिला है, वहाँ पर भोगवा नदी बहती है। भोगवा नदी के तट पर ही स्थित है लोथल। लोथल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर S.R. राव ने किया था। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। तो सागर तट पर स्थित है, इसलिए यह पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। तो नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर देखा जाए तो लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा, सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। तो क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से फारस की मुद्रा या सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र मिले हैं। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। गढ़ी तथा नगर दोनों किससे घिरे हुए हैं? एक रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता है जहाज़ों की गोदी, डाक यार्ड। क्या है इसकी प्रमुख विशेषता? जहाज़ों की गोदी या डाक यार्ड। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष हैं कौन कौन से? धान या चावल और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, 3 युगल समाधियाँ, ये लोथल से मिला है। क्या क्या मिला है? धान या चावल, बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर मिली है, घोड़े की लघु मृण मूर्ति मिली है, 3 युगल समाधियाँ भी मिली हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। पूर्व में हनुमानगढ़ जिला गंगानगर का भाग था। हनुमानगढ़ जिला किसका भाग था? गंगानगर का था।
तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। इसकी खोज कालीबंगा की अमलानंद जी ने किया था। 1961 में बीबी लाल एवं बी के थापड़ ने उत्खनन आरंभ किया था। 1961 में उत्खनन आरंभ हुआ। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीलों पर सिंधु सभ्यता के नीचे प्राक सिंधु संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने हुए थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंट के बने थे। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंट के, मोहनजोदड़ो के पक्की ईंट के बने थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं और स्नानागार बनाने में किया गया था। कालीबंगा में जब नाली बनाना हुआ, कुआं या स्नानागार, तब पक्की ईंट का प्रयोग किया गया था। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा से, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। कैसे की गई है? आड़ी तिरछी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवार से ये घिरे हुए हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला है वो बड़ा है, जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा है। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। जो कालीबंगा में टीले मिले हैं पश्चिमी दिशा में, इसको कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। पश्चिमी टीले को यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा में दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे भी मिले हैं। 5 या 6 ईंटे के कच्ची चबूतरे के चबूतरा बना मिला है। एक चबूतरा पर अग्निकुंड है, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था। चबूतरे पर क्या था? अग्निकुंड था, और एक पर कुआं था और पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था जिसमें पशुओं की हड्डियां थी। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थी। 7 अग्निकुंड और वेदिकाएं एक ही लाइन पंक्ति में बनी हुई थी। यहाँ से सेल खड़ी तथा मिट्टी की मुहरे और मृदभांड के टुकड़े मिलते हैं। क्या मिलता है? सेल खड़ी तथा मिट्टी के मुहरे एवं मृदभांड मिलते हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात राज्य में है, कच्छ के रण में स्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967 से 68 में इसकी खोज जेपी जोशी जी ने किया था। वर्ष 1990 से 91 के दौरान RS बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर इसका उत्खनन प्रारंभ किया गया। यह नगर आयताकार बना है। आयताकार कौन बना है? धौलावीरा। धौलावीरा आयताकार बना हुआ है। इस नगर को तीन भागों किला, मध्य नगर तथा निचला नगर में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला किला है, उसके बाद मध्य नगर, फिर उसके बाद निचला नगर। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला हुआ है। धौलावीरा से क्या मिला हुआ है? एक विशाल जलाशय मिला है और यह आयताकार बना हुआ है। 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला किला, दूसरा मध्य नगर, तीसरा निचला नगर। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे, इसलिए यहाँ पर एक विशाल जलाशय मिला है। इससे कहा जाता है कि यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिलता है। तो 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिलता है, उसमें 10 एक ही शिले पर 10 चिन्ह बना हुआ है, जो कि हड़प्पा लिपि का है। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटड़ा यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियों के भी साक्ष्य मिले हैं सुरकोटड़ा से। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में परवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है दैमाबाद। महाराष्ट्र का कौन सा जिला? अहमदनगर। अहमदनगर जिले में परवरा नदी बहती है। परवरा नदी के बाएं किनारे पर दैमाबाद बसा है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल था। सबसे दक्षिणी स्थल। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य मिले हैं। सांड, गैंडे की आकृतियाँ प्राप्त हुई है। यहाँ से कुछ मृदभांड सिंधु लिपि की एक मुहर, तस्तरी, प्याले आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्याला जिसमें
चाय पिया जाता है, तस्तरी जिसमें रखकर नाश्ता खाया जाता है, ये तैमाबाद से साक्ष्य मिला है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिले में है। कौन से नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले और घग्गर नदी के किनारे। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरज भान ने किया था। 1969 में सूरज भान ने, यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल था। नवीनतम, नया नया जो शोध हुआ है, खोज हुआ है, उसके अनुसार ये सबसे बड़ा सैंधव है। रोपण पंजाब में है, सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। रोपण कहाँ है? पंजाब में है और सतलज नदी के किनारे पर बाएं तट पर है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। क्या है आज का नाम इसका? रूपनगर, रोपण का। 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने की थी। 1953-55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई थी। खुदाई किसने करवाई? यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 55 और 50 में खोज की थी बीबी लाल ने। यहाँ से मृदभांड, सेलखड़ी की मुहर, चर्ट के बटखरे, एक छुरा, तांबे के बाणाग्र तथा कुल्हाड़ी यहाँ से मिला है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला है। रोपड़ पंजाब से। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। सौराष्ट्र क्षेत्र में रंगपुर है। कौन सा राज्य? गुजरात। यहाँ से पाक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य रंगपुर गुजरात से मिला है। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा और ज्वार की खेती करते थे। वनस्पति के अवशेष यहाँ से मिला है। रंगपुर जो कि गुजरात के सौराष्ट्र में है, यहाँ से चावल, बाजरा और ज्वार तीनों का साक्ष्य मिलता है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित देख लेते हैं। कौन सा स्थल किस नदी पर बसा हुआ है? तो हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर। कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा है हरियाणा के हिसार जिले में, घग्गर नदी के बाएं तट पर। लोथल कहाँ है? गुजरात में, और गुजरात में बहती है भोगवा नदी, भोगवा नदी के किनारे पर है। रोपण कहाँ है? पंजाब में है, ये सतलज नदी के किनारे पर है। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के किनारे पर है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे पर है। सुतकांगे डोर, ये दास्त या दासक नदी के किनारे पर सुतकांगे डोर है जो कि बलूचिस्तान में है। भगवानपुर कहाँ पर है? भगवानपुर सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। तो आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से खुदाई में मृदभांड एवं मनके मिले हैं। क्या मिला है? मृदभांड और मनका। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ मिलती हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज बनाया गया है, किस पर मोर, किस पर गिलहरी। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। हुलास कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके मिलते हैं, चूड़ियाँ, खिलौना, गाड़ी आदि मिलते हैं। सेंधो लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिलता है। सुतकांगे डोर कहाँ है? सुतकांगे डोर स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दास्त या दासक नदी के किनारे पर। इसकी खोज 1987 में आरएल स्टीन ने की थी। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित है। यहाँ से मृदभांड एवं एक ताम्र निर्मित बाणाग्र, ताम्र निर्मित प्लेट के टुकड़े, तिकोने ठीकरे तथा मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष यहाँ से मिलता है सुतकांगे डोर से। सुतका कोह या सुतकांगे डोर के पूर्व में स्थित है। सुतका कोह कहाँ है? सुतकांगे डोर के पूर्व में। वर्ष 1962 में इसकी खोज डेल्स द्वारा की गई थी। यहाँ से 2 टीले मिले हैं जिसके आकार सुतकांगे डोर जैसे ही है। बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। बलूचिस्तान के दक्षिण में है। क्या है? बालाकोट जो कि बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंट का प्रयोग किया गया था, जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंट का प्रयोग किया गया था। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग कौन था? सीप का उद्योग। कौन सा उद्योग? सीप का उद्योग।
यहाँ से हजारों की संख्या में सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिलते हैं। सीप से बनी हुई चूड़ियों के टुकड़े मिलते हैं। बनावली कहाँ है? हरियाणा के फतेहाबाद में। पूर्व में इसका ये हिसार का भाग था। कौन? फतेहाबाद। बनावली हरियाणा में है, फतेहाबाद जिले में स्थित है। 1974 से 77 में RS बिष्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया था। यहाँ से संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए हैं। कौन कौन सा? प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती थी। यहाँ से मुहरे, बटखरे, लाजवर्द तथा कार्नेलियन के मन के हल की आकृति, खिलौना, तांबे के वाड़ाग्र मिलते हैं। भगवानपुर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है। सरस्वती नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। भगवानपुर भी हरियाणा में है। हरियाणा में सरस्वती नदी बहती है, उसी के दक्षिण किनारे पर है। JP जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। यहाँ प्राप्त प्रमुख अवशेषों में सफ़ेद, काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, कांच की मिट्टी के चित्रित मनके यहाँ से मिलते हैं। मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, दक्षिण दिशा में। वर्ष 1982 में इसका उत्खनन JP जोशी तथा मधुबाला द्वारा करवाया गया था। उत्खनन से यहाँ 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए हैं: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव, उत्तरकालीन सैंधव। यहाँ से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी के नुकीले बाणाग्र, चर्ट ब्लेड, कांस्य निर्मित पेचदार पिन तथा एक आधी अधूरी मुहर के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोड तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ है। जो मिस्र की सभ्यता है, इसका विकास कहाँ हुआ है? नील नदी की द्रोणी में। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। अगर ये नदी ना होती, नील नदी, तो मिस्र क्या होता? रेगिस्तान होता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकता थे। तो जो सुमेरिया सभ्यता है, सुमेरिया सभ्यता के लोग क्या थे? प्राचीन समय में ये विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता है सुमेरिया सभ्यता के लोग। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। सैंधव सभ्यता लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। उन्हें वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी आदि ये आभूषण पहने जाते थे। नौसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिलते हैं। जो नौसार है, वहाँ से मिलता है स्त्रियों के मांग में सिंदूर, जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है। सैंधव काल में प्रमुख खेल पासा था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। रंगपुर से धान की भूसी तथा लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। तो लोथल से चावल का अवशेष और रंगपुर से धान की भूसी मिलती है। रंगपुर कहाँ है? गुजरात। लोथल भी गुजरात में है। लोथल में वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। सूती वस्त्रों के अवशेषों से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया था। सैंधव निवासियों ने कपास की खेती सबसे पहले प्रारंभ किया था। भारत से कपास यूनान गई। भारत से कपास कहाँ गई? यूनान, जिसे यूनानी हिंडन के नाम से पुकारते थे। यूनानी उसको किस नाम से पुकारते थे? हिंडन के नाम से। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में किया गया था, जबकि मिस्र में कपास की खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू की गई थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटदा के स्थल से कुबड़दार ऊंट के जीवाश्म भी मिलते हैं। सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े के मृण मूर्तियाँ, हड्डियाँ, जबड़े आदि के अवशेष पाए जाते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग क्या था? वस्त्र उद्योग था। सिंधु सभ्यता का मुख्य उद्योग वस्त्र उद्योग। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ
सूती धागा एवं कपड़ा प्राप्त होता है। तो मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरण मिलते हैं, वो लिपटा हुआ है सूती धागा और कपड़ा। तांबे के 2 उपकरण से लिपटा हुआ सूती धागा और कपड़ा मिलता है। लोथल तथा चन्हुदड़ों में मनके बनाने का कार्य होता था। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। लोथल और बालाकोट, तो सीप से क्या बनाया जाता था? चूड़ी। प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल, कच्चा माल और प्राप्ति स्थल, कहाँ से कौन सा माल प्राप्त हुआ है? तो तांबा हमको खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से मिलता है। लाजवर्द बदखसा अफगानिस्तान से मिलता है। फिरोजा और टिन ईरान से मिलता है। चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से और अफगानिस्तान और ईरान से भी मिलता है। सीसा हमको अफगानिस्तान और अजमेर से मिलता है। शिलाजीत हिमालय से मिलता है। गोमेद कहाँ से मिलता है? गुजरात से मिलता है। तो सिंधु निवासियों का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिंधु निवासियों का आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार कैसा था? उन्नत, आगे की अवस्था, बढ़ते हुए अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा मतलब एक सामान हम आपसे लेंगे तो आपको उसके बदले दूसरा सामान देंगे। लोथल में मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के परडे मिले हैं। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बना तराजू का पलड़ा मिलता है। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तुलाकार प्रकार के भी मिले हैं। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमुन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया के साथ इन सब के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है। मेलुहा की पहचान सिंध के क्षेत्र से की गई है। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। सुमेरी अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया है। दिलमुन को साफ सुथरा नगर या सूर्योदय का क्षेत्र या हाथियों का देश कहा गया है। इसकी पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से हुआ है। दिलमुन की मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त होता है। मम्मी की एक आकृति से चलता है। जो मिस्र में मम्मी है, ये मम्मी लोथल में मिलती है। इससे पता चलता है कि इनका व्यापारिक संबंध था मिस्र से। सिंधु सभ्यता में मूर्ति कला, वस्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला आदि के उन्नत होने के प्रमाण मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें शरीर भेड़ का तथा मस्तक सूंडदार हाथी का था। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। 2 सिर मिला है मानव रहित, 2 सिर रहित मानव मूर्ति मिली है, सिर नहीं है। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मधुच्छिष्ट विधि से बनाई गई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है, जो कि मोहनजोदड़ो से कांस्य की बनी हुई नाचती हुई नारी मिलती है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। तो लोथल और कालीबंगा से क्या मिलता है? लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से ताम्र मूर्ति मिलती है। चन्हुदड़ो से प्राप्त इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी की मूर्तियाँ उल्लेखनीय है। मृण मूर्तियाँ पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों की प्राप्त हुई है। मानव मूर्तियाँ अधिकतर स्त्रियों की हैं। मानव मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा किसकी है? स्त्रियाँ की है। सिंधु काल में सर्वाधिक मोहरें सेल खड़ी की बनी होती हैं। सर्वाधिक मोहरें सेल खड़ी की बनी। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद मिट्टी आदि की बने मोहरे हैं। अधिकांश मोहरे वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मोहरे घनाकार हैं, गोलाकार हैं, बेलनाकार भी हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है। एक श्रृंगी मतलब एक सींग वाले बैलों का मोहर पर ज़्यादा चित्र मिलता है। उसके बाद कुबड़ वाले बैल का मिलता है। कुबड़ वाला बैल। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर से होता है, जिस पर योगी की आकृति बनी होती है। मोहनजोदड़ो से मिलता है। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी
योगी के दाईं ओर बाघ है और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा चित्र मिलता है, जो कि मोहनजोदड़ो से मिलता है। तो योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी दो मिलते हैं और बाईं ओर गैंडा और भैंसा मिलता है और दो हिरन भी बने हुए हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख है। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है कि ये रुद्र शिव जी हैं। सैंधव मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। मृदभांड किस कलर के हैं? लाल और गुलाबी कलर के हैं। कुछ मृदभांडों को लाल रंग से रंगकर काली रेखाओं से चित्र किया गया है। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन मिलता है। सैंधव मृदभांडों में मर्तबान, कटोरे, तस्तरियाँ एवं थालियाँ प्रमुख हैं। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के भी आभूषण तैयार किए जाते थे। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा प्रमुख थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है, जो कि हड़प्पा से मिला है। संभवतः यह देवी धरती की मूर्ति थी, जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे। इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की करते थे। मातृदेवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की उपासना करते थे। लोथल, कालीबंगा एवं बनावली की पुरास्थलों से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिलते हैं। तो लोथल और कालीबंगा एवं बनावली के पुरास्थल से क्या मिलता है? अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदी के साक्ष्य मिलता है। लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, बनावली हरियाणा। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की दशा प्रचलित थी, किंतु इसके अपवाद भी मिलते हैं। कालीबंगा में शव दक्षिण से उत्तर, रोपण में पश्चिम से पूर्व तथा लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा प्राप्त हुई हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर से मिले हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर से मिले हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश के कारणों पर विभिन्न इतिहासकारों एवं विद्वानों का मत। विनाश का कारण और विद्वान कौन सा विनाश बताया है? बाढ़ को किसने बताया? मार्शल मैके, SR राव। आर्यों का आक्रमण किसने बताया है? गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिकट। जलवायु परिवर्तन किसने बताया है? RL स्टीन, अमलानंद घोष। भूतात्विक परिवर्तन किसने बताया? MR साहनी, HD लैम्ब्रिक, GF डेल्स। महामारी किसने बताया था? KUR कैनेडी। अदृश्य गाज किसने बताया है? M दिमित्री ने। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गया है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। किस पर आश्रित होता है? अर्थव्यवस्था पर, इसलिए मानव समाज क्या है? विलक्षण है। तो मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है, जैसे खाद्य संग्रह, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान एवं आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग से तो प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो आद्य ऐतिहासिक से सिंधु सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का तो ज्ञान होता है लेकिन अभी इसे पढ़ा नहीं जा सका है। इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी और आर्य कैसा था? ग्रामीण था। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? ये नगर नियोजन। क्या है? नगर नियोजन। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करता है।
अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड है। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। सही है, इसके पास चित्रलिखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ये भी सही बात है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई है इसका प्रमुख स्रोत। कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो शिलालेख डालता है? नहीं, पुरातत्व संबंधी खुदाई डालता है, इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहाँ पाई गई है मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार और एक सेकंड मंदिर लिपि। तो यहाँ पर हमको क्या मिला है? मोहरे मिली हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंधु सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहाँ से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरे प्राप्त हुई हैं। इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सिंधु सभ्यता के विभिन्न क्रियाकलापों एवं विश्वास पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। पहला दिया है एम रफील मुगल, ये हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी, गलत है। EJH मैके सुमेर से लोगों का पलायन, सही है। मार्टिमर व्हीलर पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम, तो ये सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है, बताना है। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। तो इसका ए का 3 ऑप्शन हो जाएगा, ए का 3 ऑप्शन हो जाएगा। अगला आगे देखते हैं। देखिए, हड़प्पा की दयाराम साहनी ने किया था 1923 से 24 तक से लेकर के 24 से 25। हस्तिनापुर की बीवी लाल ने किया था 1950 से 52। तक्षशिला जॉन मार्शल 1913 से 34, जो कि तक्षशिला आज के समय में पाकिस्तान में है, जॉन मार्शल ने किया था। कौशाम्बी का NG मजूमदार ने किया था 1936 से 37। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य। राजस्थान की जावर और अजमेर खान से प्राप्त करते रहे होंगे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो लाल रंग का प्रयोग हुआ है। तो जो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को 2 श्रेणियों में बांटा गया, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन, दूसरे चित्रित मृदभांड। एक पर डिजाइन नहीं बना होता था और दूसरे पर चित्र बना होता था। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, रेतीली मिट्टी का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई की जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग की विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। लाल रंग से कलर किया जाता था। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सिंधु पुरास्थलों से प्राप्त मूर्ति देवी की मृण मूर्तियाँ तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र है। पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों पर टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? गाय का नहीं हुआ था, हाथी का, गैंडा का, बाघ का हुआ था, हिरण का हुआ था। तो देखो, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा इस सब का मिलता है, लेकिन गाय का वैदिक काल से प्राप्त होता है। कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो चन्हू दड़ो है और कोट दीजी है, सोहगौरा नहीं है, देसलपुर है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिलता है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चन्हू दड़ो, कोट दीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा से जुड़े नगर हैं।
चन्हूदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कौन सा साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? तो कौन सा साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। यहाँ से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिलता है। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाले एक शिलालेख मिलता है। कहाँ से? गुजरात के धौलागिरी से मिलता है। 10 चिन्ह वाले एक शिलालेख पर 10 चिन्ह है जो कि हड़प्पा लिपि से है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बनावली स्थित है। बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल मिलता है। एक जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा है राजस्थान में है। जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिलता है। किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिलते हैं? कालीबंगा राजस्थान। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो देखो हड़प्पा से क्या मिलता है? तो अभी हम लोगों पढ़े थे कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिलता है और लोथल से मिलता है क्या? सावधान R37। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। तो एक बचा क्या? हड़प्पा, ये गोदी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है हड़प्पा से मिला है, सॉरी लोथल से नहीं, हड़प्पा से मिलता है सावधान R37। लोथल से गोदी मिल रहा है। लोथल से क्या मिला? गोदी। कालीबंगा से जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। नेक्स्ट है फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कौन सा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है तो 1 और 2 हो जाएगा। देखिए इसमें 1 और 2 इसमें दिया गया है तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो हस्तिनापुर है ये किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। नागार्जुन कोंडा ये कृष्णा नदी के किनारे है। पैठन कहाँ पर है? तो पैठन है गोदावरी नदी के किनारे। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से फिर सम्मिलित करना है। कौन सा शहर किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित है। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा और लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। रोपण पंजाब में है सतलज नदी के किनारे। और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। कालीबंगा कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है कालीबंगा। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से मिलता है। इसकी उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 55 मीटर है और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर है जो कि 33 मीटर है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो से पाया जाता है। सिंधु सभ्यता के बारे में बताना है। कौन सा असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती है, भी सही है। लोहे से परिचित नहीं थे, परिचित थे इसलिए दिया, तो इसलिए डी ऑप्शन गलत है। ये लोग लोहे को नहीं जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए एवं अपने उद्योग के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी के लिए जानी जाती थी। सुमिलित कौन सा नहीं है ये बताना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है। कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, कालीबंगा राजस्थान में है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। रोपड़ पंजाब में है, ये सही है। कालीबंगा कहाँ है? हरियाणा ना होकर के ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। 1951 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। अगला दिया है कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है? तो कालीबंगा अभी हम लोग पढ़ के राजस्थान में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में, हुलास भी उत्तर प्रदेश में है। तो तीसरा और चौथा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी कौन सा सही नहीं है ये बताना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा सही है। दैमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान नहीं है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो कालीबंगा राजस्थान में है, बनावली और राखीगढ़ी ये कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। सूरजभान इसकी खोज किए थे 1969 में घग्गर नदी के किनारे।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान, राखीगढ़ी और बनावली हरियाणा पे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर 3, 4, 1, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो मांडा कहाँ है? मांडा जम्मू कश्मीर में है। हुलास उत्तर प्रदेश में है। बालू और पाडरी कहाँ पर है? चलिए इसको देख लिया जाए। बालू और पाडरी कहाँ पर है? तो बालू कहाँ पर है? हरियाणा में है। मांडा जम्मू कश्मीर, पाडरी गुजरात में, हुलास उत्तर प्रदेश में है। तो बालू कहाँ है? हरियाणा, पाडरी गुजरात। बताना है कि इसमें से हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित से सिंध में अवस्थित है। तो हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। चन्हूदड़ो नहीं है, सुरकोटदा भी नहीं है। तो दूसरा और तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा चन्हूदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा गुजरात में है। तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है, मोहनजोदड़ो तथा चन्हूदड़ो सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चन्हूदड़ो का उत्खनन का निर्देशन किया था तो J.H. मैके ने किया था। ये दक्षिण में है, मोहनजोदड़ो से दक्षिण पूर्व में 130 किलोमीटर दूर पर है चन्हूदड़ो। 1931 में N.G. मजूमदार ने इसकी खोज किया था। वर्ष 1935-36 में मैके ने उत्खनन कराया था। मजूमदार ने खोज किया था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा क्या है? अब पाकिस्तान में है। वर्तमान साहिवाल, रावी नदी के तट पर। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो रंगपुर सौराष्ट्र में है, गुजरात में। अगला है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। तो पंजाब का है। ये कहाँ का है? पंजाब का है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल है। हड़प्पा नहीं है, मोहनजोदड़ो, ये दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में है। लोथल गुजरात में है। वह हड़प्पई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर है? तो लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है, गुजरात राज्य में। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल है। क्या है? लोथल है। कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल है हड़प्पा का बंदरगाह। किस हड़प्पाकालीन स्तर से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो बनावली से मिला है। टेराकोटा मतलब मिट्टी से बनाया हुआ है, उसको पका दिया गया है हल को, उसको टेराकोटा कहा जाता है। कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? कालीबंगा है, रोपण है, पाटलिपुत्र बिहार में, ये नहीं है। लोथल भी है। तो इसका सी आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कहाँ से मिला है? तो भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल पूछा जाए तो ये राखीगढ़ी है। तो हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरी वाला जो कि पाकिस्तान में है, तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा भारत में है। हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल। तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी और धौलावीरा। तो धौलावीरा ऑप्शन में है नहीं, और राखीगढ़ी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। तो सिंधु घाटी नदियाँ जिन नदियों के तट पर बसी थी वो कौन सी नदी थी? सिंधु नदी, चिनाब नदी और गंगा नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, झेलम नदी। गंगा नदी नहीं है, तो 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो स्थापित सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के तट तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु, चिनाब नदियाँ तो शामिल है, परंतु गंगा नदी शामिल नहीं है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ सत्तात्मक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता।
उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा का अनुमानित की होती है। अग्निकुंड यज्ञ देवीदिकाएं की प्राप्ति हुई है। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं को दफनाने से माता में आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। निष्ठे सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर से। इस पर योगी की आकृति बनी हुई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देश में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की तथा वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो हड़प्पा दयाराम साहनी ये सुमेलित है। राय बहादुर दयाराम साहनी। अगला है लोथल SR राव, ये भी सही है। सुरकोटदा JP जोशी। धौलावीरा VK थापड़। तो धौलावीरा VK थापड़ नहीं है, धौलावीरा RS विष्ट हैं। कौन है? RS विष्ट। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था तो वो है A कनिंघम। ये हड़प्पा का सबसे पहले पुरातत्वविद हैं, लेकिन इसका महत्व नहीं समझ पाए थे। A कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीपों के ऐतिहासिक महत्व के टीले की खोज की थी, किंतु हड़प्पा के टीले के महत्व को समझ नहीं पाया था। कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो RD बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स, लेकिन VA स्मिथ नहीं थे। तो इसका D ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों में से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो घर में कुआं का अवशेष कहाँ से मिला है? तो जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श, इनकी पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के 346 पेज नंबर के अनुसार सिंधु सभ्यता के अनुसार अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में नए निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियां होती थी। शर्मा की पुस्तक की प्राचीन भारत का इतिहास के पृष्ठ 78 में लिखा गया है कि कालीबंगा के सभी घरों में कुएं थे। अगला है बताना है काला क्रम सही कालानुक्रम अनुसार लगाना है। सोने के सिक्के, उसके बाद तो इसका सबसे पहला हो जाएगा नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के। तो 4 3 2 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम मानव किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिलता है? तो ये लोथल में मिलता है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी और तांबे का सबसे पहले इन लोगों ने प्रयोग किया है। तो लौह युग का आरंभ उत्तर वैदिक काल से होता है, 1000 ईसा पूर्व से। कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो बनावली कहाँ है? हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है और उसकी सहायक नदियों के किनारे भी है। सुमेलित करना है कौन सा सही उत्तर है ये बताना है। पहला है मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपण कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का पता नहीं था, ये गलत है। धातुओं का पता था, तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया है इन्होंने। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। लोहे का ज्ञान नहीं था। अगला है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं व खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर दोनों से बातें सही है, लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं करते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो धौलावीरा से मिलते हैं। शैलकृत स्थापत्य प्रमाण जो कि धौलावीरा गुजरात में है। शैलकृत जलकुंड यहाँ का महत्वपूर्ण
ये गुजरात के कच्छ के रण में है। धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा गुजरात राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो 3 भागों में कौन सा था? धौलावीरा था। धौलावीरा 3 भागों में था। एक पहला किला, फिर मध्य नगर और निचला नगर 3 भाग में था। कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो ये धौलावीरा जो कि गुजरात में है। कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? तो ये धौलावीरा जो कि गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। ये धौलावीरा नगर अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर ही आधारित था। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया जाता था। यहाँ से जल संचयन प्रणालियों तथा जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति, स्थानीय सामग्री डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावशाली है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था की साक्ष्य कहाँ से मिलता है? धौलावीरा गुजरात से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विसंकर डबल वेरियल का प्रमाण मिलता है? तो लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण मिलता है। राखीगढ़ी से युगल समाधि मिलता है। यदि संख्या को आधार मान लिया जाए तो सी ऑप्शन हो जाएगा, किंतु यदि प्रमाण माना जाए तो सी और डी दोनों हो जाएगा। यदि संख्या मान लिया जाए कि 200 एक साथ कहाँ मिलते हैं, तब तो वो लोथल हो जाएगा। लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधि मिले हैं, तो इसके अकॉर्डिंग लोथल हो जाएगा। लेकिन प्रमाण देखा जाए तो लोथल और कालीबंगा दोनों से मिला है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। अगला है, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो मानव समाधान मिला है सनौली से। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है सनौली। 125 मानव समाधान यहाँ से मिलते हैं। जानवरों की हड्डियाँ भी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? तो मांडी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया था। बघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्का, बर्तन आदि मिले। इस हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किए थे। उसके बाद मिस्र में किया गया था। तो 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो, वर्तमान में पाकिस्तान के लारकाना जिले में है। यहाँ के उत्खनन से प्राप्त होता है कि आपास के सूत की प्राप्ति की गई है। अगला है, सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, ये बताना है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे? नहीं। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते? सही। युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे? नहीं, घोड़े का इन्होंने प्रयोग ही नहीं किया था। तो केवल इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के कथनों पर विचार करके बताना है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यता माना जाता है कि प्राधान्यता लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। अनेक स्थलों से कपास के रेशे और इनसे बने सूती वस्त्र के साक्ष्य मिलते हैं। किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से। वृषभ मुद्रा का मतलब होता है कि कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की थी। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्व है। किस पशु का अंकन हड़प्पा सभ्यता की मुहर में नहीं मिली है? तो घोड़े का नहीं मिला है, बैल का मिला है, हाथी का मिला है, भेड़ का मिला है, गैंडा का मिला है, हिरण का मिला है,
लेकिन घोड़े का नहीं मिला है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते हैं? शेर का भी नहीं हुआ है, शेर का भी नहीं हुआ है। तो दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से बाघ और चीता के अवशेष की प्राप्ति का उल्लेख तो है, किंतु शेर का उल्लेख नहीं मिलता है। बाघ और चीता का है लेकिन शेर का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मृणमट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त कहाँ से मिलती है? सींग युक्त देविका का बनावली कालीबंगा, उसके बाद क्या है, तो कालीबंगा से मिला है। मृणमट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंगन मिला है, कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से सींग युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है। कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो वो मिस्र की सभ्यता है। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा उत्तर से दक्षिण सही क्रम लगाना है? तो सबसे पहले एज़टेक हो जाएगा, सभ्यता है। एजेजेट सभ्यता, माया सभ्यता, मोइस्का सभ्यता, इंका सभ्यता। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? सुमेरिया थी। लेखन कला के लिए सुमेरिया थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पूछे गए क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।